बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। भारत ने कल की खबर के मुताबिक एक तजवीज़ पेश की है कि अगले महीने की 10 या 11 तारीखों पे दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाए, जिसमें कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, यानी उनको वो की स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो की स्टेक होल्डर्स हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स वो यहाँ पे आके कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। उनमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इनको दावत दी गई है और भारत ऑफ कोर्स उसको मुनक्किद कर रहा है। अब देखने की बात यह है कि क्या भारत खुद की स्टेक होल्डर है, क्योंकि की स्टेक होल्डर्स को कॉन्फ्रेंस बुलाना वो तब बात आगे बढ़ती है अगर भारत खुद बताते खुद एक की स्टेक होल्डर हो, क्योंकि जितनी पहले पीस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं जिसमें कि अफगानिस्तान में अमन का किस्सा था, उसमें तो भारत को की स्टेक होल्डर नहीं समझा गया। पाकिस्तान में ये दावत आई है अभी मोईद यूसुफ को, हुकूमत इस पर लाजमन गौर कर रही होगी कि उनको अटेंड करनी चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ ये है कि भारत जो शिकायत कर रहा है वो कि कश्मीर में बड़ी है कुछ मिलिटेंसी बड़ी है, या वहाँ पे हुर्रियत वाले लोग या जो आज़ादी पसंद लोग हैं जो आज़ादी चाहते हैं भारत के जालिमाना और गैर कानूनी कब्जे से, उनकी तरफ से मज़ाहमत में कुछ तेज़ी आई है। लेकिन अगर ये वजह बताई जाए कि जी कश्मीर में तेज़ी आई लिहाजा उसका कोई ताल्लुक है अफगानिस्तान से, तो पहली बात तो ये कि उसका ताल्लुक नहीं है। हमारे अपने मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर का ताल्लुक अफगानिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर से होता है, या वहाँ पे अगर टेररिज्म हो, जैसे कि भारत वहाँ पे 20 साल ये स्पॉन्सर करता रहा टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ, तो तालिबान की हुकूमत के आने के बाद तो पाकिस्तान में पिछले 1.5-2 महीने में बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए, काफ़ी ज़्यादा वाक़यात हुए टेररिज्म के। उसकी उनकी वजूहात बिल्कुल अलग हो सकती हैं, और इसी तरह जो कश्मीर में मज़ाहमत बड़ी है वो उसकी वजूहात भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनकी वजूहात पे अगर हम गौर करें तो उसमें पहली बात तो ये कि भारत का इंतहाई गैर इंसानी रवैया और सलूक जो कि कश्मीरियों के साथ किया जाता है, फिर उनकी जिस तरह के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं, उनके ख़ानदान लाजमन फिर बदला लेना चाहते हैं और वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स जो हैं वो वहाँ पे माफ़ हैं। जिस तरह ख़वातीन की वहाँ पे बेहुरमती हुई और उनके ऊपर जितने भी मज़ालिम उठाए गए वो भी दुनिया के सामने हैं। ह्यूमन राइट वॉच की आपने देखा कैसी कैसी उनकी रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं है। ये अगर आप किसी भी कौम के साथ बर्बरियत करें, जुल्म करें, उनकी औरतों की पामाली करें, तो आप ये ख्याल करें कि उनके अंदर ये गैरत नहीं जागेगी और वो आपको पूछेंगे नहीं, तो ये तो मेरा ख्याल है आपकी खामख्याली है। सो वो इशू एक अलग है। और फिर वैसे भी अफगानिस्तान में तालिबान की फतह का कश्मीर से क्या वास्ता? आप कहते हैं जी हमें ख़तरा है कि कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ेगी, कश्मीर के लोगों का वैसे हौसला बुलंद हो सकता है इस चीज़ की वजह से कि अगर तालिबान वहाँ फतह हासिल कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर तालिबान अपनी कुर्बानियां दे के एक सुपर पावर को भगा सकते हैं तो यहाँ भारत कौन सी सुपर पावर है, इसको भी हम डील कर सकते हैं। तो वो तो एक नजर आता है कि वहां पे हो, लेकिन अदरवाइज तो कोई रीजन नहीं। पुराने वक्तों का हमें मिसाल दी जाती है कि जब तालिबान का पहला दौर था तो उस वक्त कश्मीर में कुछ लोग आए, हो सकता है कुछ 10, 15, 20, 25, 30 आ गए हों, लेकिन उसके बाद भारत ने फेंस लगाई है, रास्ते बंद किए हैं। फिर पहले उस जमाने में आपके ट्रुप्स वहां कम थे, आज 9-10 लाख के करीब आपकी आर्मी है वहां पे पड़ी हुई, तो फिर कैसे आ जाएगा वहां पे कोई? और फिर वैसे भी अफगानिस्तान ने इस बात की गारंटी दी है, जो एग्रीमेंट उन्होंने दोहा में साइन किया उसमें, कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। सो ये कहना मैं समझता हूं कि ये एक बिल्कुल ही फजूल सा बहाना है, एक बहाना ढूंढा गया, वरना इसका ताल्लुक नहीं। फिर दूसरी तरफ यह है कि 20 तारीख को की स्टेक होल्डर्स की कॉन्फ्रेंस मॉस्को में हो रही, जैसे मॉस्को फॉर्मेट कहते हैं, उसके तहत
ये पहले भी मीटिंग्स हो चुकी हैं, मार्च में हुई थी, या फिर हो रही है 20 को। तो वो जो मीटिंग हो रही है, सारे मामला जब उसमें तय हो जाएंगे तो फिर भारत में एक मीटिंग करने की क्या जरूरत है, क्यों ये की जा रही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें ये समझ के, ये इन चीजों को, इनका जायजा लेके, तो हमें इस मीटिंग के असल मकासद का पता लगेगा कि बिलाखिर ये मीटिंग क्यों बुलाई भारत ने। अगर सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने का है कि जनाब हमें तो बड़ी मोहब्बत है अफगानिस्तान के लोगों से, हम तो मरते जाते हैं, उनके दोस्त हैं, खैर खा है, ये भारत की ड्रामेबाजियां जो हैं, अगर इनमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उन तक ग़िज़ा, दवाइयाँ, जो कुछ भी आपने पहुंचाना, वो बेशक रेड क्रॉस के जरिए भिजवा दें, किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भिजवा दें, तो इंसान दोस्ती तो आपकी पता लग जाएगा दुनिया को, अफगानियों को भी पता लग जाएगा, क्योंकि उन बैग्स के ऊपर लिखा होता है कि किस मुल्क से आए। तो वो सारा कुछ किया जा सकता है अगर सारा हो, लेकिन वो चूंकि मकसद ये नहीं है, मकसद कुछ और है, बाकी जबानी बातें हैं। सो आप ना तो कश्मीर के अंदर हालात से इसको रिलेट कर सकते हैं, ना अफगानिस्तान के लोगों से बड़ी खैरखाई, मोहब्बत और उनकी दोस्ती, उनमें जो दोस्ती में आप मरते जा रहे हैं, उस पर ना उस बहाने पे आप कायम रह सकते हैं, क्योंकि वो तो किसी भी जरिए से आप वहां पे भिजवा सकते हैं चीजें। अब जो पीछे बातचीत हुई उसका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं कि वो क्या क्या होता है। उनमें आप देखिए कि मोदी ने, वजीर आजम मोदी जब गए, ये G20 की मीटिंग समिट थी वो अटेंड करने के लिए, तो पिछले हफ्ते ये मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने दुनिया को कहा कि जनाब बैन अल-अक़वामी कोशिशों की, एफर्ट्स की जरूरत है ताकि ये हम अफगानिस्तान को संभाल सकें कि वहां पे कोई दोबारा सेफ हेवन्स न बन जाए दहशतगर्दों की, और फिर ये कि वहां पे लोग रेडिकलाइज ना हों और फिर वो कहीं दहशतगर्दी की तरफ माइल हों। आज वो वहां पे जो खुरासान चैप्टर वाले, वो जिसको दाइश जो कहते हैं अपने आप को, वो तो भारत की पैदा करता है। आज जो वहां पे टेररिज्म हो रहा है वो भारत करवा रहा है। अब इस टेररिज्म के होते हुए अफगान तालिबान जो है वो क्या अपने मुल्क में अमन कायम करना नहीं चाहेंगे? वो इन टेररिस्ट को खत्म करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी गारंटी है कि हम यहां से किसी और के खिलाफ भी टेररिज्म नहीं होने देंगे। तो फिर आपको फिक्र क्या है जो आप दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि जी ये सारे बैन अल-अक़वामी कुव्वतों को कोशिश करनी होगी? कोशिश किस बात की भाई? एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन कर दिया, आपको उनकी जिम्मेदारी बन गई है। इसी तरह सितंबर में जब यूनाइटेड नेशन में तकरीर की इन्होंने, तो वहां भी इन्होंने यही कहा कि जी ये दुनिया को कोशिश करनी होगी, जनरल असम्बली इस बात की इसका यकीन करे कि अफगानिस्तान जो है वो इसको एक टूल के तौर पे अपने मुफाद, अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब सोचिए कौन कह रही है, यानी वो मुल्क जिसने 20 साल सवाए जिल्लत के और कुछ नहीं किया, वहां से टेररिज्म पाकिस्तान में करवाया, वो मुल्क कह रहा है कि वहां पे ये पूरी दुनिया लग जाए इस काम पे कि वहां से किसी के खिलाफ कोई सेल्फिश इंटरेस्ट यानी कोई टेररिज्म वगैरह किसी के खिलाफ ना हो। बात वही है कि ये अफगान तालिबान की जिम्मेदारी उन्होंने की है। आप कौन होते हैं उनके ऊपर मजीद थानेदारी करने वाले? लेकिन ये दुनिया को यही कहते हैं कि दुनिया को बेवकूफ बनाना वो इसी तरह है कि आप बड़े बड़े ऐसे नारे जो जिनसे नजर आए कि आप बड़े नेक पारसा दुनिया में अमन कायम करने वाले लोग हैं, हर हमसाया मुल्क में जाके आपने दहशतगर्दी करवाई, उसके बाद आप अमन के नारे लगाते फिरें। इससे ज्यादा घटिया और बात क्या हो सकती है? लेकिन बहरहाल ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तकरीर में ये कहा गया। माजी का किस्सा माजी के साथ रहा। उस वक्त तालिबान कुछ और थे, आज तालिबान इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात रखना चाहते हैं। आज तालिबान अपने मुल्क में अमन कायम करना चाहते हैं, बाहर वो किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते। आज आपने अपने मुल्क में, कश्मीर में जहां खौफ का आप कहते हैं, वहां लोगों में इतना खौफ और दहशत फैलाई भी है कि सवारी पैदा नहीं होता कि वहां कोई प्रोटेस्ट भी कर सके। यानी दिल्ली ने, इन्होंने, इंडिया ने वहां पे इस तरह के, जब से ये आर्टिकल 370 इन्होंने एब्रोगेट किया है, उसके बाद वहां पे जो हालात है, वहां तो चिड़िया पर नहीं मारती। और फिर आप देखें कि जो फेंस लगी हुई है उसका देखें, कोई यानी इन्फिल्ट्रेशन के झूठे दावे ये करते रहते हैं, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। कौन करता है वहां पे? तो ये भी एक चीज सामने है। असल चीज वही है कि तालिबान की जो विक्ट्री, जो फतह उनको वहां पे मिली है,
वो डेफिनेटली जहां जहां आज़ादी की तहरीकें हैं, जहां जहां दुनिया में लोग अपने लिए आज़ादी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तालिबान ने एक शमा रोशन कर दी और वो कश्मीरी भी उस शमा से रोशनी हासिल कर सकते हैं। अब जो हल है वहां पे वो ये है कि कश्मीर में जो आप गैर इंसानी रवैया, गैर इंसानी सलूक करने लोगों को, उस पर तवज्जो दें। जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आपको इतना कह रही हैं कि आप ये खेल बंद करें और वहां आप किसी को फैक्ट फाइंडिंग मिशन नहीं जाने देते, जरूरत इस बात की है कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन जितनी कर रहे हैं उनको रोकें, ताकि वहां पे कोई ऐसे हालात खराब ना हो। लोग जो हैं वो, उनको हक हासिल होना चाहिए अपने जज्बात के एक्सप्रेशन का, लेकिन वहां पे जो हालात हैं वो बहुत ही बुरे हैं और एक रियासती दहशतगर्दी का शिकार है वो बेचारे नहत्ते लोग। दूसरी तरफ यह है कि जो अफगान तालिबान है उन्होंने बारहा कहा भारत को भी कि हम भारत के साथ तजारती ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत के साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात हों, यानी दूसरे लफ्जों में भारत के साथ रवाबत रखना चाहते हैं। एक सॉवरन कंट्री रखना चाहते हैं, रखें, जरूर रखें। लेकिन इससे एक चीज तो वाज़ेह है कि ये वो पुराने वाला तालिबान का किस्सा नहीं है जो दुनिया से कट ऑफ हो गए तो कुछ काम करते थे। आज तो वो आपसे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, आप बिल्कुल तजारती ताल्लुकात उनसे बनाएं। सो यहां पे हमें इस बात को समझना होगा कि आखिर ये भारत ने ये ड्रामा रचाया क्यों है। आप पाकिस्तान का देखिए कि हमें इनवाइट करने हैं कि जी की स्टेक होल्डर्स के तौर पे, खुद भारत की स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले इसी खित्ते में रहते हुए भारत के जो अपने वजीरे दाखिला है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी थी। क्या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को इस धमकी के बाद जाना चाहिए वहां पे? इसी तरह आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट 1 महीने के लिए भारत प्रेसिडेंट था। हम की स्टेक होल्डर आज उसको भारत को नजर आ रहे हैं और उस वक्त जितने भी अफगान एम्बेसडर ने तकरीरें की वहां पे, जो पुरानी रजीम का एम्बेसडर था, पाकिस्तान के खिलाफ वो हर तरह की बकवास करता रहा, हर तरह के इल्जाम तराशी करता रहा। इन्होंने अपनी सदारत का नाजायज फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के जवाब का हक वो मारा। उनको पाकिस्तान के सफीर को वहां तकरीर ही नहीं करने दी। 2 तकरीरें उसकी हुई, दोनों में उसने इल्जाम तराशियां की और झूठे इल्जाम लगाए, लेकिन उन झूठे इल्जामों का जवाब देना हमारा हक था। लेकिन भारत ने अपनी उस पोजीशन का इंतहाई नाजायज फायदा उठाते हुए जो की स्टेक होल्डर आज उनको नजर आ रहा है, उसको तकरीर के जवाब का मौका तक नहीं दिया। आप जरा इनके अंदर झांक के देखें कि कैसी मुनाफकत और शैतानियत है। यह हमें तजर्बे ने बताया, जो हमने पीछे देखा जब पाकिस्तान पूरी तरह अमेरिका के साथ तामन करके अफगानिस्तान में अमन की कोशिशें कर रहा था। पाकिस्तान की कोशिश थी कि किसी तरह मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, वहां अमन आ जाए, तो भारत एक स्पॉइलर का रोल और एक दहशतगर्दी स्पॉन्सर करने का रोल कर रहा था। भारत के इन्फ्लुएंस में अशरफ गनी ने मुज़ाकरात तय किए, मुज़ाकरात नहीं किए और भारत उनको असला पहुंचाता रहा लड़ाई के लिए। जब भारत एक अफगानिस्तान के लिए मुखलिस नहीं, वह अमन लाने के बजाय एक स्पॉइलर का रोल अदा करता रहा, तो ये की स्पॉइलर तो हो सकता है, की स्टेक होल्डर तो है ही नहीं, वो वैसे भी नहीं है, लेकिन इसकी नीयत को समझना कि वो दुरुस्त है वो तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे आज भी इन्हीं की पैदा करदा वो खुरासान चैप्टर जो है वो लगा हुआ है वहां पे टेररिज्म भी करने, और फिर इन्होंने अमन की बजाय वहां पे स्पॉइलर का रोल अदा किया पूरा 1.5 साल, जब तक के ये तालिबान काबज नहीं हो गए। अशरफ गनी को बजाय मजबूर करके कि वहां पे वो मुज़ाकरात करते, उसको हौसला दे दे के लड़ाते रहिए। सो नीयतें गंदी, कतन नीयत में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे इंसान समझे कि भारत जो ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो कोई नेक नियति से कर रहा है। हुआ क्या है, तालिबान के आने के बाद भारत की रेलेवेंस खत्म हो चुकी है, क्योंकि ना तो पहले ये इसकी स्टेक होल्डर थे, ना ही आज हैं। नीयत में वहां पे पहले भी यही था कि तालिबान को खत्म करके तो उनकी दूसरों की हुकूमत, अशरफ गनी जो कि अमेरिकन कोशिशों पे या अमेरिका की स्पॉन्सर्ड एक थी हुकूमत वहां पे, जो पॉपुलर नहीं थी, जो करप्ट थी, जो चोर थे, उनको मुसल्लत किया और उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो स्पॉइलर थे। लेकिन
फिर भी जो भी था, जो बैठी थी हुकूमत, उन्होंने इनको रेलिवेंट रखा हुआ था क्योंकि मिलकर काम कर रहे थे ये सारा गंदा काम। अब वहां पे तालिबान की हुकूमत आई तो ये बेहैसियत हो गया, इनकी रेलिवेंस खत्म हो गई अफगान इशू में। अब ये दोबारा रेलेवेंस रीगेन करने के लिए ये टाइटल की स्टेक होल्डर्स का लगा के लोगों को इकट्ठा करें, तो उसमें अपने आप को भी उस झरमट में शामिल करें कि जी हम भी की स्टेक होल्डर्स हैं, जो दुनिया नहीं मान रही। सो पाकिस्तान को कतन इस स्टेटस को इनके हाथ में इस तरह नहीं जाने देना चाहिए। जो इररेलेवेंट है वो इररेलेवेंट रहना चाहिए, उसका कोई राइट नहीं है। क्यों? कि उसकी रेलेवेंस का मतलब है कि अफगानिस्तान में दोबारा इंस्टेबिलिटी आएगी, अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में भारत अपनी फिर कार्रवाइयां शुरू करेगा। ये खित्ते के अमन के लिए मुनासिब नहीं। वहां पे अफगानिस्तान में किसी भी जरिए ये जाएं, इनका मकसद यही रहेगा कि वहां से पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म करें। पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए कि ऐसे रियासती दहशतगर्द मुल्क को वहां पे जहां पहले हमने बहुत कुछ वहां से नुकसान उठाया, वहां उसके पांव नहीं लगने चाहिए। ये टेरर स्पॉन्सर्स हैं, ये वहां जाके फिर वही काम करेंगे। पाकिस्तान को इससे पूरी तरह इनको दूर रखना चाहिए। कश्मीर जो इंसर्जेंसी की बात करते हैं कि जी वहां इंसर्जेंसी बढ़ जाएगी, तालिबान वहां पहुंचेंगे, नहीं, ये एक बहाना है इस सारे खेल को दोबारा शुरू करने का। और जो बहाना इस तरह का हो उसको वक़्त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वहां पे कोई ऐसे आसार नजर नहीं आते। जो आज के तालिबान है वो मुख्तलिफ हैं, आपकी सिक्योरिटी बहुत पहले से मुख्तलिफ है, लाखों आपने अपनी फौज वहां रखी हुई है, 9-10 लाख जो पहले नहीं थी। अब आपने वहां पे फेंसिंग वगैरह भी बड़ी मजबूत कर ली हुई है, तो वो नहीं। पाकिस्तान ने भारत को बहुत दफा कहा है कि आप हमारे साथ बातचीत, डायलॉग अपना करें। खुद इनके जो थिंक टैंक है उन्होंने कहा कि भारत रीजनल आइसोलेशन का शिकार हो रहा है, आपको पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। जो इशू है जिसकी वजह से खित्ते को सारा खतरा है वो है कश्मीर, कोई और इशू नहीं है, उस पर आप बात नहीं करते। तो बाकी दाएं बाएं के किस्सों में बातचीत आपने क्या करनी है और हमने क्या करनी है आपसे। सो मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक फ्रॉड नया खड़ा किया जा रहा है। टोटली भारत के अपने सेल्फ इशू है, वो उसमें डिजाइन हैं कि वो किसी तरह रेलेवेंट हो जाए दोबारा। पाकिस्तान को ना सिर्फ खुद इसमें नहीं जाना चाहिए, बरमला हमें बताना चाहिए कि हम नहीं आ रहे, बल्कि चाइना और रशिया को भी बताना चाहिए कि अभी जो मॉस्को में कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके बाद मजीद किसी कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है, जो कुछ तय करना हम वहां करेंगे। और ये अगर पैगाम चले जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस कॉन्फ्रेंस को चाइना या रशिया इनकरेज करेंगे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।